हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर साइंस क्लास। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सारे बच्चे फिट एंड फाइन हैं और रेडी हैं डिस्कस करने के लिए न्यूट्रिशन इन एनिमल्स चैप्टर। तो हम लोग बच्चों जानेंगे कि किस तरीके से हमारे एनिमल्स अपना न्यूट्रिशन यानी कि पोषण लेते हैं, और इन एनिमल्स में हम लोग बात करेंगे अपनी भी ह्यूमंस की, किस तरीके से ह्यूमंस अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, किस तरीके से एनिमल्स अपना न्यूट्रिशन लेते हैं जो कि हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे कि हमारे काऊ हैं, बफेलो हैं, गोट हैं, डॉग्स हैं, कैट्स हैं। ये सभी न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, और उसी के साथ साथ हम कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स की भी बात करेंगे जिन्हें हमने कभी नहीं देखा, हमने उन्हें देखा नहीं है, लेकिन फिर भी उनमें न्यूट्रिशन की बात करेंगे। लेकिन अब आप कहोगे मैम ये न्यूट्रिशन क्या लगा रखा है, हमें तो नहीं पता क्या होता है न्यूट्रिशन, क्या होता है पोषण। तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज न्यूट्रिशन। हम लोग न्यूट्रिशन से क्या समझते हैं? एनिमल्स के बारे में तो हमें पता है, तो ये जो नया वर्ड आया है हमारे लिए, इसके अंदर देखो बेटा 3 चीजें आ जाती हैं। अगर मैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन की बात कर रही हूँ, चाहे एनिमल्स में करूँ चाहे प्लांट्स में करूँ, और एनिमल्स में याद रखना मैं ह्यूमंस को भी इंक्लूड कर रही हूँ, तो अगर हम लोग न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट की, कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट की कितनी ज़रूरत है, किस न्यूट्रिएंट की कितनी ज़रूरत है हमारी बॉडी में, कितना प्रोटीन चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, विटामिन और मिनरल्स कितने चाहिए, ये सभी किस में आ जाते हैं? न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट में आते हैं। फिर उसके बाद इनका मोड ऑफ इनटेक, किस तरीके से हम इन न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी में पहुंचा रहे हैं, क्या हम लोग अपने माउथ के थ्रू इसको बॉडी में पहुंचा रहे हैं या फिर कोई और मेथड है हमारे पास। और इसके बाद एंड में आता है यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय द बॉडी, या फिर यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो इन न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइजेशन हो जाना हमारी बॉडी में थर्ड स्टेप है। तो ये 3 स्टेप्स मिलाकर बनता है न्यूट्रिशन। तो अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं कि उसकी बॉडी में किस न्यूट्रिएंट की कितनी ज़रूरत है, वो किस तरीके से वो न्यूट्रिएंट अपनी बॉडी में पहुंचाता है, और उसका क्या होता है बॉडी के अंदर जाकर। क्लियर है? तो आज हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में बात करने वाले हैं, किसमें? ह्यूमंस में, यानी कि अपनी बॉडी में बात करेंगे। तो अगर हम लोग एक ओवरव्यू देखें हमारे डाइजेशन का, तो आप लोग ये डाइजेशन के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अपनी क्लास 3 से पढ़ते आ रहे हो। आपको पता है क्या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है? अगर नहीं पता है तो आज मैं रिकॉल करा दूंगी आपको, और हम बात करेंगे जो वर्ड डाइजेशन हम लोग इतने टाइम से सुनते आ रहे हैं, एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है। तो हम सभी को पता है हम लोग अपने माउथ के थ्रू अपने फूड को बॉडी में पहुंचाते हैं, ठीक है? तो ये है हमारी ओपनिंग माउथ। तो इस ओपनिंग के थ्रू हमारा फूड बॉडी में जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इंजेशन। इंजेस्ट करते हैं हम फूड, अपनी बॉडी में पहुंचाते हैं, उसके बाद ये फूड यूटिलाइज होता है हमारी बॉडी में जाकर। तो ये जो फूड था, जिस फॉर्म में हमने अपनी बॉडी में पहुंचाया, उसी फॉर्म में यूज नहीं हो सकता, तो बॉडी इसे अपने हिसाब से चेंज करती है और फिर इसे यूटिलाइज करती है, और इसी प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, एक बार और सुन लेंगे कि जो फूड या जिस फॉर्म में फूड हम अपनी बॉडी में पहुंचाते हैं, बॉडी उसे उसी फॉर्म में यूज नहीं कर सकती, वो उसे थोड़ा सा चेंज करती है और फिर यूज करती है। तो डाइजेशन का मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ फूड
तो क्या होता है, फूड का ब्रेकडाउन होता है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, फूड की जगह हम लोग कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस या कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो हमारे खाने के जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं फूड के, वो सिंपल सब्सटेंसेस में बदल जाते हैं, उनका ब्रेकडाउन हो जाता है, इसे हम लोग डाइजेशन कहते हैं। अब डाइजेशन एकदम से नहीं हो जाता, ठीक है, डाइजेशन एक काफी लंबा प्रोसेस है और हमारी बॉडी के हर पार्ट में अलग अलग तरीके से डाइजेशन होता है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात कर लेंगे किस तरीके से डाइजेशन होता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूडेड हैं। आप देख रहे हो कि माउथ है, उसके बाद ईसोफेगस से फूड ट्रैवल कर रहा है, फिर स्टमक में जा रहा है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और फिर हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है। लेकिन आप देख रहे हैं इसके साथ साथ हमें पैनक्रियास और लिवर भी नजर आ रहा है, जिसका मैंने अभी नाम नहीं लिया। इनको हम लोग एक बार एक साथ लिख लेते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बच्चों दो चीजें होती हैं जो कि मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाती हैं। तो ध्यान से देखेंगे, ये है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल प्लस एसोसिएटेड ग्लैंड्स, एसोसिएटेड ग्लैंड्स मिलकर बनाती हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये क्या कह दिया मैम, तो अभी एलिमेंट्री कैनाल हमने देखी, तो कहां से स्टार्ट हुई, वो स्टार्ट हुई, देखो कैनाल की हम लोग बात कर रहे हैं, एक नैरो स्पेस की बात कर रहे हैं। ये पतली सी स्पेस कहां पर है, माउथ तो बच्चों सिर्फ एक ओपनिंग है जिसके थ्रू हम खाने को इस कैविटी में, इस खाली एरिया में पहुंचा रहे हैं। ये जो खाली एरिया होता है ये कहलाता है बकल कैविटी। कैविटी मीन्स खाली एरिया। तो हमारे मुंह के अंदर जो एरिया है जिसमें आप खाना भरते हो वो क्या है, वो है बकल कैविटी। तो ठीक है, हम लोग इस कैनाल को एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। दिस इज बकल कैविटी, देन ईसोफेगस, फिर एक और एरिया है स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और लास्ट में आता है एनस, जिससे हमारी बॉडी का अनडाइजेस्टेड फूड बाहर आ जाता है। चलो, तो एसोसिएटेड ग्लैंड्स और एक बार एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या चीजें आती हैं नोट कर लेते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल में आएगा बच्चों सबसे पहले बकल कैविटी। बकल कैविटी में सबसे पहले फूड जाता है हमारी बॉडी में, उसके बाद ये जाता है ईसोफेगस में। ईसोफेगस आपको ओ से लिखा हुआ भी मिल सकता है, ई से लिखा हुआ भी मिल सकता है, दोनों ही स्पेलिंग्स इक्वली करेक्ट है। देन थर्ड वन इज स्टमक, फोर्थ इज स्मॉल इंटेस्टाइन, then large intestine, intestine, and sixth one is anus। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, सिक्स्थ में हम लोग रेक्टम लिख सकते हैं, मैं आपको इसका फंक्शन बताऊंगी। एंड सेवेंथ इज एनस। इन सभी में क्या क्या होता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो बच्चों एलिमेंट्री कैनाल के हमने पार्ट्स यहाँ नोट डाउन किए हैं, ये सिर्फ वो पार्ट्स हैं जहाँ पर हमारा खाना ट्रैवल करता है और थोड़ा बहुत डाइजेशन इनमें होता है। इसी डाइजेशन में हेल्प करने के लिए, डाइजेशन को और एक्सेलरेट करने के लिए, उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए हमारे पास कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं। तो हम कह सकते हैं ये डाइजेशन में हेल्प करती हैं।
तो एसोसिएटेड ग्लैंड्स में हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले आती है सलाइवरी ग्लैंड, देन वी हैव पैनक्रियास एंड लिवर। तो अगर आपसे पूछा जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, किससे मिलकर बनता है, तो आप कहोगे वो एलिमेंट्री कैनाल प्लस एसोसिएटेड ग्लैंड से मिलकर बनता है। ये पार्ट्स आते हैं एलिमेंट्री कैनाल में और ये आते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स में, जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। आज हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं माउथ एंड बकल कैविटी की। तो दोनों में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर बच्चे इन दोनों को सेम ही समझते हैं। माउथ और बकल कैविटी में क्या डिफरेंस है? तो बेटा माउथ सिर्फ ओपनिंग है। क्या है माउथ? माउथ इज जस्ट द ओपनिंग। आप समझ सकते हो ये सिर्फ एक गेट है जो कि कहाँ का रास्ता दिखाता है हमें, बकल कैविटी का, एंड दिस इज द ओपन एरिया या ओपन स्पेस। ठीक है, तो ये है हमारा माउथ, लेकिन अंदर जो आपको ये नजर आ रही है खाली एरिया जहां पर हम खाना पहुंचाते हैं, दैट इज बकल कैविटी। तो माउथ का कोई फंक्शन नहीं है, माउथ इज जस्ट एक्टिंग लाइक अ गेट, गेट की तरह एक्ट कर रहा है, खत्म बात। लेकिन बकल कैविटी में मेजर फंक्शंस होते हैं। क्या होता है बकल कैविटी में बच्चों, उसको कर लेते हैं डिस्कस। लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बकल कैविटी में कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूडेड हैं। बताओ फटाफट से कमेंट सेक्शन में। अपनी बकल कैविटी को जल्दी से जाकर मिरर में देखो, सबसे पहले क्या नजर आएगा? ये वाइट वाइट क्या नजर आ रहे हैं स्ट्रक्चर्स? तो ये हैं हमारे टीथ। देन वी हैव आवर टंग, टंग है और है हमारे माउथ को जो वेट रखता है, दैट इज सलाइवा, या हम क्या बोलते हैं इसे हिंदी में, लार कहते हैं। टीथ हमारे दांत हैं और टंग है हमारी जबान। ठीक है, तो ये तीन पार्ट्स किस में आते हैं? ये तीन पार्ट्स आते हैं बकल कैविटी में। इन तीनों का क्या रोल है देख लेते हैं बिना किसी देर के। सबसे पहले बात करेंगे दांतों के बारे में, टीथ के बारे में। तो बच्चों ये क्लोजर व्यू मैं आपके लिए इसलिए लेकर आई हूं ताकि आप हमारे दांतों के शेप्स में डिफरेंस जान सको। तो जो हमारे फ्रंट टू टीथ होते हैं, ये हैं हमारे पहले दो दांत। तो इसमें आप देखते हो कि जो इनका बेस होता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है। तो यहां पर भी बेस हमें बिल्कुल फ्लैट दिख रहा है, लेकिन जो हमारा इन दोनों दांतों के बाद आएगा वो थोड़ा सा पॉइंटेड होता है, थोड़ा सा उसमें पॉइंट हमें नजर आता है। आप देखो अपने आगे के 4 टीथ छोड़कर जो आपका ये वाले टीथ होंगे ये बिल्कुल पॉइंटेड होते हैं। फिर उसके बाद यहां पर 2 फिर से सेम है और उसके बाद 3 एक जैसे होते हैं। एक बार और देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया फ्लैट बेस वाले जो टीथ होते हैं वो होते हैं हमारे इंसाइजर्स, और ये हमारे आगे के 4 दांत होते हैं फ्लैट बेस वाले, 1 2 3 एंड 4। ये आगे के 4 दांत फ्लैट बेस वाले हैं बिल्कुल। उसके बाद आप देखोगे बाद के 2 जो टीथ हैं ये वाले, इनमें आप देखते हो कि पॉइंटेड इनकी बेस होती है, इन्हें हम कैनाइन्स कहते हैं। कैनाइन्स के बाद आगे के जो फिर से 2 टीथ हैं वो होते हैं प्री मोलर, और लास्ट के 3 हमारे मोलर्स। ठीक है, मोलर से पहले वाले प्री मोलर्स होते हैं और ये हैं लास्ट में मोलर्स। अब आप देख रहे हो कि इन सब के शेप्स में कितना डिफरेंस है ना, क्योंकि इन सभी का फंक्शन अलग अलग है। तो जो हमारे फ्लैट टीथ हैं आगे के 4,
तो ये किस काम आते हैं? कटिंग एंड बाइटिंग। कोई चीज बाइट कर रहे हो, एप्पल तोड़ रहे हो, बर्गर खा रहे हो, अपने आगे के दांतों का इस्तेमाल करते हो ना किसी चीज की बाइट लेने के लिए, किसी चीज को काटने के लिए। तो जो हमारे कटिंग एंड बाइटिंग टीथ होते हैं ये हमारे इंसाइजर्स होते हैं। और अपर जॉ में कितने बताए मैंने? 4 बताया आपको। तो लोअर जॉ में भी 4 होंगे, विच मेक्स अ टोटल ऑफ 8। फिर पियर्सिंग एंड टियरिंग टीथ, ये वाले हैं 4 दांत छोड़कर हमारे 5th एंड 6th। तो पियर्सिंग एंड टियरिंग टाइप ऑफ टीथ होते हैं कैनाइन्स, और ये अपर जॉ में भी 2 हैं और लोअर जॉ में भी 2 हैं। 2 and 2 मिलकर हो गए 4। फिर है हमारी च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग टाइप ऑफ टीथ। सोचो, ध्यान दो, जब आप किसी चीज को च्यू करते हो, खाना चबा रहे हो, तो क्या अपने आगे वाले दांतों से चबाते हो? नहीं, आप अपने पीछे वाले टीथ का यूज करते हैं, इसलिए हम इन्हें च्यूइंग या ग्राइंडिंग टाइप ऑफ टीथ कहते हैं। तो ग्राइंडिंग और च्यूइंग में हमारे प्रीमोलर्स भी आ गए और मोलर्स भी आ गए। तो प्रीमोलर्स हमारे अपर जॉ में 4 होंगे और मोलर्स होंगे 6। कितने हो गए? 10। तो अपर जॉ में भी ये 10 है और लोअर जॉ में भी ये 10 होंगे। तो कितने हो गए टोटल? 20। 8 + 4 12, 12 + 20 टोटल हो गए 32। तो हमारे माउथ में होते हैं 32 टीथ। क्लियर है? और ये अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ये जरूर याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सलाइवा की। अब आप है ना ग्रोस आउट हो जाओगे, मैम क्या बात कर ली, बट क्या आपको पता है ये सलाइवा हमारे माउथ में अगर नहीं होता तो आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता। हम लोग तो यही समझते हैं कि फूड का डाइजेशन तो हमारे पेट में, स्टमक में जाकर होता है, लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूं कि हमारे फूड का जो डाइजेशन है वो हमारी बकल कैविटी से स्टार्ट होता है। इसलिए तो बकल कैविटी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाइजेशन ह्यूमन बॉडी में कहाँ से स्टार्ट होगा, तो आपको ऑप्शंस में स्टमक देंगे कंफ्यूज करने के लिए, आपको बकल कैविटी देंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब कुछ भी ऑप्शंस में देंगे। आपको मार्क क्या करना है? बकल कैविटी। हमारे मुंह के अंदर से ही डाइजेशन शुरू हो जाता है और उसका डाइजेशन कौन करता है? ये करता है हमारा सलाइवा। तो सलाइवा डाइजेशन कैसे करता है ये हम लोग जान लेते हैं। तो हमारे माउथ में सलाइवा रिलीज होता है 3 सलाइवरी ग्लैंड से, जो कि अलग अलग एरियाज में प्रेजेंट हैं, जैसे कि हमारे टंग के नीचे प्रेजेंट है, हमारे ऐसे चिन एरिया में प्रेजेंट है और फिर चीक्स में। तो ये 3 हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं जो कि हमारे माउथ को वेट बनाते हैं, सलाइवा को रिलीज करते हैं। तो सलाइवा क्या अगर मैं आपसे फंक्शन पूछूं तो आप क्या क्या मुझे बताओगे? सबसे पहले सलाइवा क्या करता है? ये हमारे फूड को सॉफ्ट बनाता है ताकि हम उसे इजीली च्यू कर सकें। ठीक है, तो हमारे फूड को क्या करता है? सॉफ्टन करता है। और अगर ये सॉफ्ट कर देता है हमारे खाने को, तो इससे क्या होता है? स्वॉलोइंग में आसानी होती है, खाने को निगलने में आसानी होती है। और अब हम लोग बात करने वाले हैं जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है सलाइवा का, दैट इज हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च। क्या ये क्या हो गया भाई? स्टार्च का जो डाइजेशन है वो हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, मैं बोल रही हूँ डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, और ये मैं आज आपको दिखाने भी वाली हूँ। तो मेरे पास हैं 2 टेस्ट ट्यूब A एंड टेस्ट ट्यूब B। तो मैंने क्या किया, मेरे पास स्टार्च पाउडर था
तो मैंने उसे पानी के अंदर डिसॉल्व कर कर एक सोल्यूशन बना दिया है। आप क्या कर सकते हो, स्टार्च सोल्यूशन अपने घर से ही ले सकते हो इजीली। अगर आपके घर में चावल बन रहे हो कभी, तो जो चावल को बॉईल करने के बाद पानी फेंक दिया जाता है ना, उस पानी को आप ले सकते हो और वो आपका स्टार्च सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है। और एक और तरीका है, आप क्या कर सकते हो, टेस्ट ट्यूब ए में बॉइल्ड राइस ले सकते हो और टेस्ट ट्यूब बी में उन्हीं बॉइल्ड राइस को च्यू कर कर अच्छे से 3 से 5 मिनट उसको चबाना है और टेस्ट ट्यूब बी में डाल देना है। ऐसा कर सकते हो। मैंने स्टार्च सोल्यूशन लिया है। अब मैं क्या करूंगी, मैं टेस्ट ट्यूब ए में डालने वाली हूं पानी। ठीक है, मैंने इसमें डाला थोड़ा सा पानी और मैं टेस्ट ट्यूब बी में डालने वाली हूं सलाइवा। सलाइवा क्या है, लार है जो कि हमारे मुंह के अंदर प्रेजेंट होती है। इसके अंदर मैंने फ्रेश सलाइवा डाल दिया है। अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब देखो, अब मैं क्या करूंगी, ये दोनों टेस्ट ट्यूब मुझे एकदम सेम नजर आ रही हैं। मैंने आपको बताया कि इसके अंदर स्टार्च है। अब मैं डालूंगी इसके अंदर आयोडीन सॉल्यूशन। अगर आयोडीन ब्लू ब्लैक कलर देता है किसी चीज में, तो हमें पता लग जाता है कि उसमें स्टार्च है। तो टेस्ट ट्यूब ए में हम लोग आयोडीन डाल लेते हैं। तो मेरे पास है आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन दोनों टेस्ट ट्यूब्स में डालेंगे। ओके, चलो देखते हैं मैजिक। तो अगर मैंने आयोडीन सॉल्यूशन जो कि हमारा ब्राउन कलर का होता है, वो अगर मैंने इस टेस्ट ट्यूब में डाला तो वो किस कलर की हो गई है, ब्लैक। देखो, ब्लू ब्लैक कलर अगर आ गया है, यानी कि इस टेस्ट ट्यूब में स्टार्च प्रेजेंट था। ठीक है, ये थी मेरी टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर मैंने पानी और स्टार्च मिलाया हुआ था। अब यही टेस्ट मैं करने वाली हूं अपनी टेस्ट ट्यूब बी में। अरे, इसमें भी ब्लू ब्लैक कलर आ गया है ना। लेकिन अभी हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स और करेंगे इसका वेट। ठीक है, ये मैं आपको क्लास के एंड में दिखाऊंगी कि इसमें क्या रिजल्ट आया है। मैंने टेस्ट ट्यूब बी में क्या डाला था, टेस्ट ट्यूब बी में मैंने डाला था सलाइवा और स्टार्च इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट था। तो अब देखते हैं इसके साथ क्या होगा थोड़ी देर बाद। तो अच्छे से मैं इसको मिक्स कर देती हूँ और इसको रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए। अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर दिया है और इसको थोड़ी देर के लिए रखते हैं और आगे का पढ़ते हैं। उसके बाद क्लास के एंड में देखेंगे इसका क्या रिजल्ट आया। चलो जी, तो हमने क्या जान लिया कि हमारे सलाइवा के ये 3 फंक्शंस होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि सलाइवा स्टार्च का डाइजेशन हमारे माउथ में ही स्टार्ट कर देता है। सलाइवा के पास होता है एक स्पेशल एंजाइम जो कि स्टार्च का डाइजेशन करता है एंड दैट एंजाइम इज नोन एज सलाइवरी अमाइलेज। क्या बोलते हैं इसे, सलाइवरी अमाइलेज बोलते हैं। अब आते हैं अपने बकल कैविटी के थर्ड पार्ट पर जो कि है टंग। ठीक है, ह्यूमन टंग। अब ये क्या मदद करती है भाई खाने में, न्यूट्रिशन में, इसका क्या रोल है? बहुत इजी है, आप क्लास 1 से पढ़ते आ रहे हो कि टंग एक सेंस ऑर्गन है और ये हमें हेल्प करता है टू परसीव द टेस्ट ऑफ द फूड। फूड का टेस्ट परसीव करने में टंग हमारी मदद करती है। तो टंग के भी अब हम लोग फंक्शंस नोट कर लेते हैं। सिर्फ इसका काम टेस्ट प्रोवाइड करना नहीं है, और भी फंक्शंस हैं। क्या हैं वो फंक्शंस, चलो देखते हैं। तो फंक्शन है सबसे पहले तो टेस्ट प्रोवाइड करना, और हमारे टंग पे हम लोग देखते हैं ये टंग मैप भी कहलाता है।
इसके अंदर अलग अलग टेस्ट बड्स होते हैं। तो देख सकते हैं हम लोग टंग के बैक पार्ट में हमें बिटर टेस्ट ज्यादा आता है, फिर जो साइड्स पोर्शन है वहां पर हमें साइड वाले पोर्शन में सावर टेस्ट ज्यादा फील होता है। उसके बाद सॉल्टी एंड टिप जो है हमारे टंग की वहां पर स्वीट टेस्ट आता है। तो हम क्या कहेंगे, टंग का फंक्शन क्या है, हेल्प अस या हेल्प अस टू परसीव, help us to perceive the taste of the food. Taste of the food, जो भी हमारे खाने का टेस्ट होता है। उसी के साथ साथ टंग हेल्प करती है हमें बोलने में। तो अगर आप कोई भी एक सेंटेंस बोलकर देखो और ऑब्जर्व करो आपके टंग की मूवमेंट, ऊपर नीचे साइडवेज आपकी टंग मूव करती है और हमें बोलने में मदद करती है। इसको आप टेस्ट कैसे कर सकते हो, अपनी टंग को होल्ड करो और फिर बोलने की कोशिश करो, आप बोल नहीं पाओगे। तो ये क्या कर रही है, हेल्प्स अस इन स्पीकिंग, तो बोलने में, टू अटर द वर्ड्स हेल्प करती है। एंड लास्टली क्या कोई फंक्शन रह गया है, जी हाँ, टंग हमारे सलाइवा को फूड के साथ अच्छे से मिक्स होने में भी हेल्प करती है। तो हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ सलाइवा विद फूड, खाने के साथ सलाइवा को मिक्स होने में ये हेल्प करती है। ठीक है, तो हमने बात कर ली ह्यूमन डाइजेशन में सिर्फ एक ही इम्पॉर्टेंट पार्ट की, जो कि आता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल में, एंड दैट इज माउथ एंड बकल कैविटी। माउथ क्या है, एक बार क्विकली जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं हम लोग अपने सारे फंक्शंस और क्या क्या यहाँ पर हुआ है हमारे पार्ट्स में। तो पहला हमारा क्या था, हमारा था माउथ एंड बकल कैविटी, और इसके अंदर हमने देखा कि हमारे बकल कैविटी में 3 पार्ट्स होते हैं, टीथ है, सलाइवा है और है टंग। टीथ का काम बहुत सारे हैं क्योंकि अलग अलग टाइप के टीथ हैं। तो कुछ हेल्प करते हैं कटिंग एंड बाइटिंग में, कुछ हेल्प करते हैं टीयरिंग में और पियर्सिंग में, कुछ हेल्प करते हैं च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग में, और इससे हमारा फूड छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है और इसका डाइजेशन आसान हो जाता है। उसके बाद सलाइवा क्या करता है, सलाइवा करता है डाइजेशन ऑफ स्टार्च और हमारे फूड को सॉफ्टन बनाता है ताकि इसका स्वॉलोइंग इजी हो जाए। और लास्ट में टंग के हमने जाने 3 फंक्शंस हैं। पहला, ये हमें टेस्ट देता है किसी भी फूड का, दूसरा ये हमें बोलने में हेल्प करता है, एंड थर्डली ये सलाइवा को हमारे फूड के साथ मिक्स होने में मदद करता है। अब देख लेते हैं अपना रिजल्ट। तो क्या आया हमारा रिजल्ट, तो टेस्ट ट्यूब ए अभी भी ब्लैक है क्योंकि टेस्ट ट्यूब ए में हमने क्या डाला था, वाटर डाला था और डाला था स्टार्च, लेकिन यहाँ पर हमने स्टार्च के साथ सलाइवा डाला था। तो देखा कि टेस्ट ट्यूब ए अभी भी ब्लैक है क्योंकि इसमें अभी भी स्टार्च प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर ब्लू ब्लैक कलर अब डिसअपियर होने लगा है क्योंकि सलाइवा ने स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट कर दिया है। अभी अगर हम इसे थोड़ी और देर छोड़ेंगे तो हम देखेंगे कि पूरा का पूरा डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने प्रूफ भी देख लिया है कि स्टार्च का डाइजेशन हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है सलाइवा की मदद से। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, आज हमने माउथ एंड बकल कैविटी के बारे में बात करी। अपने आने वाली क्लासेस में हम लोग जानेंगे कुछ और हमारे एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स के बारे में, किस तरीके से उनमें डाइजेशन होता है और बाकी एनिमल्स में डाइजेशन कैसे होता है ये भी जानेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, गुड बाय।